Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter 5 of geography. Class is 7th and lesson name is पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल. आज हम रिमेनिंग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीवमंडल. अपनी एनसीईआरटी की बुक का लेसन 5 ओपन कीजिए, जीवमंडल टॉपिक को ओपन कीजिए. ओके, स्टार्ट. लेट अस स्टार्ट. स्थल, जल तथा वायु के मध्य के एक सीमित भाग को जीवमंडल कहते हैं. अब क्वेश्चन निकलता है जीवमंडल किसे कहते हैं, अंडरलाइन कीजिए जीवमंडल को और फिर इसका आंसर बनेगा स्थल यानी पृथ्वी, जल जो चारों तरफ से हमारी पृथ्वी को जल से घेरे हुए वाली स्थान है वो, और वायु के बीच के एक सीमित भाग को जीवमंडल कहा जाता है. वायुमंडल के इस भाग में जीवन मौजूद है क्योंकि जीने के लिए जिन परिस्थितियों की, जिन तत्वों की जरूरत होती है वो सब जीवमंडल में व्याप्त है, विद्यमान है. यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं जो सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार की होती हैं. यानी जीवों की विभिन्न प्रजातियां, कहीं पशु, कहीं पक्षी, कहीं स्तनधारी, कहीं उभयचरी, कहीं रेंगने वाले, सभी प्रकार के जीव जंतु यहाँ बड़े स्तनधारियों के आकार की, जो सूक्ष्म जीवों से लेकर बैक्टीरिया और बड़े स्तनधारियों के आकार की यहाँ पर जातियां हैं. सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, जिनमें मनुष्य भी शामिल है. जीवमंडल के प्राणियों को प्रमुख रूप से दो हिस्सों, जंतु जगत और पादप जगत, दो चीजों में, जीव जंतुओं की श्रेणी में और पादप श्रेणी में डिवाइडेड किया गया है. पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में क्रिया करके एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं. जैसे लकड़ी तथा खेती के लिए जंगलों को काटा जाए तो इससे ढलुआ हिस्से पर मिट्टी तेजी से कटने लगती है. यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी प्रकृति में विद्यमान चीजें हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. किसी एक चीज का अभाव या कमी होना दूसरे को प्रभावित करता है, उसके कारण विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती है. इसी प्रकृति पर रहते हुए जीव जंतु पौधों को, पादपों को और पौधों को किसी भी तरह से विकसित करते हैं और उस जीव जंतु और पौधों से हमें विभिन्न तरह के लाभ मिलते हैं, जैसे लकड़ियां मिलना, मसाले मिलना, सब्जियां मिलना, फल फ्रूट आदि मिलना, फूल मिलना और प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बनती है. वो तो एक मनोहर दृश्य होते ही हैं. तो भूकंप से पृथ्वी की सतह में बदलाव आ जाता है. कुछ ही वर्षों पहले सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया था. आपको पता कौन से सन में? 2004 में. 2004 में सुनामी जब आया था तो द्वीप समूह का कुछ हिस्सा बिल्कुल पानी में नीचे चला गया था. ऐसा किस कारण से हुआ? धीरे धीरे जगह जगह से हम पौधों को काट रहे हैं, जिससे हमारी धरती का जो कटाव है वो ढीला पड़ जाता है और जल्दी से भूमि कटने लगती है, जिससे पौधों की जड़ें खत्म होती जाती हैं. ये पौधे ही तो हैं जो मिट्टी को रोकते हैं, जो प्राकृतिक संतुलन को बनाकर रखते हैं. नदियां तथा झीलों के पानी में दूषित पदार्थों को मिलने से उनका पानी मनुष्य के उपयोग के लायक नहीं रहता. यानी अगर पानी में गंदगी जाती है, नदियों या झीलों का हम गंदा प्रदूषण वाला पानी फेंकते हैं जिसमें घुलनशील जो अघुलनशील तत्व होते हैं वो विद्यमान होते हैं, कारखानों से निकला हुआ कूड़ा कचरा हम कहीं भी इकट्ठा कर देते हैं, नदियों के आसपास फेंकते हैं, तो वो नदियों के पानी को भी प्रदूषित करते हैं. यह पानी जीवों के लिए नुकसानदायक होता है. विद्युत संयंत्रों, उद्योगों और गाड़ियों से निकलने वाले धुआं को दूषित करता है, जिससे वायु प्रदूषण फैलता है. कारखानों में चिमनियां लगानी चाहिए ताकि प्रदूषण ना फैले. उद्योगों और गाड़ियों से निकलने वाले धुआं को भी कंट्रोल करना चाहिए. एनसीसी की गाड़ियों का प्रयोग करना चाहिए. वायु का महत्वपूर्ण घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन कहा जाता है. इसलिए
भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को, किस किस के बीच के, तीनों के, भूमंडल के, वायुमंडल के और जलमंडल के मध्य के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के जो संसाधन है उनको सीमित उपयोग करना चाहिए। अपने लाभ के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को जो मनुष्य काटते हैं वो गलत है, जीव जंतुओं का शिकार करते हैं वो गलत है। हमें प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, सरकार की नीतियों पर चलना होगा। ठीक है, आज आपका लेसन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। हम आते हैं इसके रॉन्ग राइट्स पर। देखिए, रॉन्ग राइट यानी सही उत्तर चिन्हित करें। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? एंडीज, हिमालय या यूरान? आप करोगे कौन सी पर्वत श्रृंखला? एंडीज। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? यानी सही उत्तर जो है उसको आपने ऑप्शन में ठीक करना है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? किस गैस का? नाइट्रोजन, 78% है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? कौन सी चट्टानों से? वायुमंडल, जलमंडल और थलमंडल में से कौन सा आएगा? थलमंडल। एक क्वेश्चन अपना रह गया था, उसको दोबारा करते हैं। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? किस तरह से जुड़ा हुआ है? स्थलीय जल संधि के द्वारा। उसके बाद सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका एशिया, पहले नंबर वाला। खाली स्थान भरे। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? मेरियाना गर्त। कहां पर है? प्रशांत महासागर में। छोटे क्वेश्चनों में भी इसको घुमाकर दिया जा सकता है। सेकंड, डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर पड़ा है। कल मैंने पढ़ाया था, किसके नाम पर? हिंद महासागर। डैश स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए आवश्यक है। कहां पर है वो? जीव मंडल में या जैव मंडल में। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ तीनों जुड़े हों तो क्या, दोनों को क्या कहा जाता है? यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया क्या बना? यूरेशिया। पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। ठीक है, अब हम इसके जो रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस रह गए उनको कंप्लीट करते हैं और आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम नेक्स्ट चैप्टर को कल से स्टार्ट करेंगे। वायुमंडल में गैसों की उपस्थिति कितनी मात्रा में है? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78% पे, ऑक्सीजन 21% और 1% ऐसी गैसें हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आर्गन हो गई या कोई और गैस। मैंने ये मॉडल बनाया है, आपको भी बुक पे बनाना है। ऑक्सीजन का 21% इतना हिस्सा मैंने यहाँ शो किया है, 78% नाइट्रोजन और 1% ये जो बाकी का लेफ्ट होता है। ठीक है, उसके बाद किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है और क्यों? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका भी एक रीजन है। 71% जो भी हिस्सा है कुल क्षेत्रफल का पृथ्वी पर वो सब जल से ढका हुआ है। जल दूर से देखने पर नीला प्रतीत होता है और जल की अधिकता के कारण ये नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, परिस्थितिकीय संतुलन क्या है? अभी मैंने पढ़ाया, पर्यावरण के सजीव और निर्जीव जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी भी पौधों की प्रजातियां हैं, उनका आपस में संगठन, दोनों संगठनों के बीच जो भी संतुलन बनता है, सूक्ष्म संतुलन, वो क्या कहलाता है? परिस्थिति का संतुलन। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जल की अपेक्षा स्थल भाग ज्यादा है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जलमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जीने की जितनी भी आवश्यक शर्तें हैं, तत्व हैं, स्थितियां हैं, वो सब जीवों के लिए जीव मंडल में विद्यमान है। हवा है, पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जो भी चीज चाहिए एक जीवन के लिए वो सब जीव मंडल में व्याप्त है। सारे क्वेश्चंस आपने लिखने हैं, लगभग आपके 35-40 के आसपास क्वेश्चंस हो गए हैं। सीक्वेंस आप खुद डाल लिया कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ डालूं तो एक आधा क्वेश्चन हो सकता है सीक्वेंस में, थोड़ा सा मैं भूल जाऊं, तो सीक्वेंस को आप खुद से कंप्लीट कीजिए और सभी की सीक्वेंस आपको लिखनी है पहले क्वेश्चन से लेकर। ठीक है, सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने कराए हैं आपको राइट करने हैं और लर्न करने हैं। ओके, कल हम अगले लेसन के साथ आपसे फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है।
थैंक यू वेरी मच। और मैं इतनी